ठीक है, तो इसके बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपकी जीरो है, ये हॉलो स्फीयर है आपका। ठीक है, तो इस हॉलो स्फीयर के बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। ठीक है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, बाहर आर रेडियस पर क्या होगी, किसी पॉइंट पर जो आपने निकाली है, कितनी निकाली है आपने लास्ट लेक्चर में, जी एम अपॉन आर स्क्वायर निकाली है। ठीक है ना, जी एम अपॉन आर स्क्वायर आपने फील्ड इंटेंसिटी बाहर निकाली है, अंदर जीरो है। तो इसका प्लॉट कैसा आएगा, इस तरीके से आ जाएगा, सरफेस पर मैक्सिमम और उसके बाहर इजी मैं कभी कभी लिख दूंगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को केवल कैपिटल ई से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, देखो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी। अब मैं लिख रहा हूँ आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड ईजी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, ईजी का मतलब बेटा वही है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बस, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के कारण अंदर किसी भी पॉइंट पर, बाहर किसी भी पॉइंट पर फील्ड क्या होगा, ये भी आपको पूरा याद रहना चाहिए हमेशा क्वेश्चन करने के लिए, इवन जो आपके फेस टेस्ट में आएंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आप इसको, निकालने का तरीका देखिए, देखो आउटसाइड तो बिल्कुल वैसी हो जाएगी। केस वन ले रहा हूं मैं, जब आप पॉइंट, जब आपका जहां निकालना चाह रहे हैं बाहर है, तो ये आपका सॉलिड स्फीयर है, ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल सॉलिड स्फीयर है आपका ये। सेंटर से आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी लिखनी है आपको। ठीक है ना, सेंटर से आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी लिखनी है। ठीक है, तो आर डिस्टेंस पर फील्ड इंटेंसिटी कैसे लिखेंगे, इस पर सरफेस पर, तो आप फिर से आपने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया आपने। ठीक है ना, आपने क्या कर लिए, गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली, और फिर से वैसा की वैसा ही काम की, इंटीग्रेशन इजी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये पता नहीं मेरा सिंबल इजी कर दिया कि मुझे दिक्कत हो रही है, बार बार ई लिख के मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दूंगा। ठीक है ना, इसलिए इजी लगाने से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो गई -4 पाई जी एम। ऐसे ही करोगे, मास एनक्लोज इंटीग्रेशन इजी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू -4 पाई जी एम, फिर आप कहते हो कि ये अंदर है, आपका एरिया वेक्टर बाहर है, तो -EG × 4 पाई r² इक्वल टू -4 पाई जी एम, तो ऐसे ही निकाला था आपने। तो ईजी बाहर कितना आ गया था, GM/r²। तो इसमें भी बाहर वैसे ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है, हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर में बाहर की बात अगर आप कर रहे हैं। ठीक है ना, सरफेस पर कैपिटल स्मॉल आर को आप कैपिटल आर से रिप्लेस कर देंगे, तो सरफेस पर भी कोई दिक्कत नहीं, सरफेस पर हो जाएगा GM/R²। तो ये दो वैसे ही हैं बिल्कुल जैसे आपके हॉलो स्फीयर के थे। ठीक है ना, ये दो केस बिल्कुल इसके वैसे ही हैं जैसे आपके हॉलो स्फीयर के थे। देख लें बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को, बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि हॉलो स्फीयर के थे आप। ठीक है, और अब आप अंदर की बात कर रहे हैं, तो अंदर इसमें अब थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, और जो आएगी फील्ड इंटेंसिटी वो आपको याद करनी होगी हमेशा हमेशा के लिए, कि मान लो आपका ये सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, और आपको इससे आर डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिखनी है, सॉलिड है सॉलिड, अब मास एनक्लोज जीरो नहीं होगा, तो फिर से आप गॉसियन सरफेस है आपकी, डॉटेड नहीं बनाई मैंने, सीधी बना दी, ये आपकी क्या है, गॉसियन सरफेस है। तो आप इस सरफेस पर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इस पूरी सरफेस पर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर विल बी इक्वल टू -4 पाई जी एम। ठीक है, और फिर से आप इसका अंदर फील्ड है और बाहर एरिया वेक्टर है, फिर से आपका वही चीज आ जाएगी, -EG × 4 पाई r² -4 पाई जी एम। अब यहाँ पर m कैसे लिखोगे बताओ, m कैसे लिखूं मैं, m कैसे लिख सकते हैं, हाँ कि आपका टोटल पहले मास 4/3 पाई r³ में बेटा, है ना, यूनिट वॉल्यूम का मास इतना है, देखिए ध्यान से मैं कैसे लिख रहा हूँ, सब बच्चे 11th के सीपी वालों को आता है सब, अपन ने थोड़े दिन पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है इसमें, एक कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर। तो 11th वाले बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे कैसे लिख रहा हूँ, ये मास एनक्लोज कैसे लिखूँ मैं। ये ठीक है, आपका इस सरफेस पर इंटीग्रेशन इजी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर
इक्वल टू -4πgm। ठीक है, तो मास एनक्लोज देखो यूनिट वॉल्यूम में इतना है, तो ये वॉल्यूम कितना, आर रेडियस की गॉसियन सरफेस है, आर रेडियस की, इसकी रेडियस कैपिटल आर है स्फीयर की, आर रेडियस की, स्मॉल आर रेडियस की गॉसियन सरफेस है। ठीक है, तो पर यूनिट वॉल्यूम मास इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो आपका ये कितना आ जाएगा, कैपिटल आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई चला गया, कैपिटल आर क्यूब, इस तरह से आ जाएगा देखो। अब आप इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी के लिए, तो क्या बन जाएगा, ये आपने मास एनक्लोज निकाल लिया, इंपॉर्टेंट है, आपने इंपॉर्टेंट काम किया अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, ये बहुत बार आगे आप फिर से निकालेंगे, पहली बार आपने निकाल लिया है कि इस तरह से मास एनक्लोज, या 12th में आप चार्ज एनक्लोज निकालेंगे, सेम चीज़ है बिल्कुल, एक्सप्रेशन भी सेम आता है, वही सब चीज़ें, कैपिटल जी को के से चेंज कर देंगे और चार्ज को मास से कर देंगे। तो सीपीए वालों को तो बिल्कुल याद होगा ये एक्सप्रेशन, ई जी इंटू 4πr² इक्वल टू 4πg इंटू मास एनक्लोज आ गया कैपिटल एम इंटू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। तो देखो 4 पाई कट जाएगा, तो ये फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, रट लें आज के बाद, कभी ना भूलें इस एक्सप्रेशन को कि एक सॉलिड स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे लिखी जाती है। ठीक है, सब बच्चों को आना चाहिए बेटा, एक सॉलिड यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, उसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे लिखी जाएगी, तो वो होगा आपका GM/r अपॉन कैपिटल आर क्यूब, आर है सेंटर से डिस्टेंस, एम टोटल मास, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, अब आप कैपिटल एम की जगह क्या लिख देंगे, कैपिटल एम की जगह लिख देंगे मास डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब। तो एक और एक्सप्रेशन आप याद करेंगे रो की टर्म। ठीक है ना, तो जैसे इन्होंने याद कर रखा है सीपीए वालों ने, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, तो याद ही है बेटा आप लोगों को, उसी तरह ये भी याद रहना चाहिए आपको। ठीक है ना, नहीं तो आपको वहाँ बनाना पड़ेगा, इससे अच्छा प्रैक्टिस में रहे तो कोई बुरी बात नहीं है, और 11th वाले तो रट ही लेंगे दोनों एक्सप्रेशन, ऐसा मौका नहीं कि आप वापस उसमें डाल के निकालेंगे। ठीक है ना, दोनों याद होने चाहिए, बार बार यूज हो रहे हैं बेटा, फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं, इसलिए मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि GM/r अपॉन आर क्यूब, देखो आर का लीनियर फंक्शन है, अभी प्लॉट भी ड्रॉ करेंगे तो ध्यान रखना कि एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के अंदर फील्ड इंटेंसिटी जो है वो स्मॉल आर का लीनियर फंक्शन होती है। ठीक है ना, स्मॉल आर का लीनियर फंक्शन है, तो कैपिटल एम कितना आ गया, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अब आप इसको उठा के वहां पे रख दीजिए बस, तो आपने इसको जैसे ही रखा तो एक और नया एक्सप्रेशन आ जाएगा, 4/3 पाई रो GR। देखो आप, वो रो कांस्टेंट है, तो ये भी वही स्ट्रेट लाइन का लीनियर फंक्शन ही, बट दोनों एक्सप्रेशन अपने आप में अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है ना, आपको कई बार डेंसिटी का वेरिएशन गिवन होता है, या डेंसिटी आपको गिवन होती है, वेरिएशन होगा तो आपको, अगर डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी तो आपको ये मास भी ऐसे नहीं निकालोगे, आप इंटीग्रेट करके निकालोगे, बट उतना डीप अपन नहीं जा रहे हैं अभी, इतना आप समझ लें बहुत है, 12th में सब करना ही। ठीक है, जिसको समझ आ रहा है वो समझ भी गया होगा कि मास एनक्लोज मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना बेटा, अगर वो आपको करा भी चुका हूँ मैं, रो अगर एज ए फंक्शन ऑफ आर होता तो यहाँ पर मास एनक्लोज भी आपको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ता। ठीक है ना, अगर रो एज ए फंक्शन ऑफ आर दे दूं तो इस आर रेडियस का मास एनक्लोज कैसे निकालोगे, हॉलो स्फीयर मानोगे एक्स रेडियस का, और ऐसे निकालोगे रो इंटू 4πx² इंटू dx 0 to r। देखो इस कईयों को समझ आ रहा होगा जिन्होंने वो इंटीग्रेशन बार बार करे। अगर इसमें x का फंक्शन हो जाएगा ना, ये अगर रो मान लो, रो कुछ भी दे देता है, kx² kr², डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, तो फिर मास एनक्लोज इसका ऐसे नहीं लिखते, वो इंटीग्रेट करके लिखते हैं। ठीक है, जिसको आ गया समझ में बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा और भी अच्छी बात है, 12th में देख लेना। ठीक है, और कोशिश करोगे तो आ जाएगा, क्योंकि वैसे ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं अपन ऑलरेडी, जब हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा था, अभी वीडियोस पढ़े हैं, आप देख भी सकते हैं। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो टोटल चार्ज भी निकाला है अपन ने स्क्वायर प्लेट पे, काफ़ी काम किए हैं उसमें। तो उसी से बोल रहा हूँ कि अगर रो अगर एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल आर वेरी कर रहा है, ठीक है ना, रो एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल आर वेरी कर रहा है, तब भी आप मास एनक्लोज लिख सकते हैं, बट आपको कैसे लिखने पड़ेगा, इंटीग्रेट कर। हाँ ठीक है आयुष, आपको याद आ गया, वेरी गुड, बाकी लोगों को भी याद आए, नहीं तो फिर ज़्यादा टेंशन नहीं ले, आप इसको याद रखें। ठीक है ना, ये नहीं भूलना है। तो इसका प्लॉट ड्रॉ कर लेंगे, अब तीनों केसेस आ गए हैं, तो इसका प्लॉट कैसा आएगा, देखो आप, सॉलिड स्फीयर का प्लॉट याद रहेगा आपको, जरूर होता था ऐसा।
ट्वेल्थ में भी बहुत जगह आएगा ये जो प्लॉट अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ईजी का वर्सेस स्मॉल आर, ठीक है ना। ये एक यूनिफॉर्म स्फीयर है तो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, और अंदर या बाहर कैसे वेरी करता है यूनिफॉर्म स्फीयर के कारण फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी प्लॉट कैसा आता है, सब बना देंगे। ऐसा मुझे नहीं लगता, तो आप ये भी ध्यान रखें सरफेस पर मैक्सिमम होती है, क्योंकि ये बढ़ता आ रहा है। देखो दोनों एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, जब भी आर लेस देन आर है तो आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर है कितना है। जी याद हो गया क्या बेटा, लिख लिया सबने कि नहीं लिखा, अभी तक आलस कर रहे हैं या बेड पे लेटे लेटे पढ़ रहे हैं, कई लोग ऐसा तो नहीं करते हैं आप लोग। जी एम आर अपॉन आर क्यू, ठीक है। और बाहर जो बाहर की आर ग्रेटर देन आर के लिए वेरी करेगा वो कैसा होगा, तो इसका एक्सप्रेशन कितना होगा, कौन सा होगा इसका, ई जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इस तरह से, तो यहाँ तो प्रोपोर्शनल टू आर है या प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। देखो दिक्कत तो नहीं किसी को ये प्लॉट बनाने में। सरफेस पर यूनिफॉर्म स्फीयर में जो मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर है, सरफेस पर है। तो हमारी जो अर्थ को हम कंसीडर करते हैं वो ऐसा ही यूनिफॉर्म स्फीयर कंसीडर करते हैं। तो अर्थ के जी की वैल्यू भी मैक्सिमम कहाँ पर होती है, सरफेस पर होती है। बात क्लियर है बेटा सबको, ये प्लॉट में दिक्कत तो नहीं है, इस तरह का बना है, ठीक है। देखो दिक्कत तो नहीं किसी को, ईजी और आर के प्लॉट में दोनों स्ट्रेट लाइन है यहाँ तक, और उसमें अंदर जीरो हो गया था, हॉलो में ये वाला टर्म जीरो हो गया था, इसमें स्ट्रेट लाइन आ गई, ये डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, सबको बात क्लियर है। दोनों केस हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर में फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है, ठीक है। अब आते हैं, अगर स्फेरिकल होल से आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से भी फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं कई बार, देखिए एक बार।